हेलो दोस्तों, स्वागत है कहानियों की दुनिया में। आज मैं आपके सामने मन्नू भंडारी की श्रेष्ठ कहानियों में से एक कहानी चुनी गई है जिसका शीर्षक है अकेली। अकेली में सोमा बुआ अपने परित्यक्त अकेले अस्तित्व को बिन बुलाए भी आसपास मोहल्ले पड़ोस की सेवा मदद में व्यस्त करके सार्थक कर लेती है। ये जीवन को झेलने का उसका एक व्यक्तिगत तरीका है, लेकिन सेवा मदद देकर जीवन को सार्थक करने के लिए भी लोग जरूरी है। और लोग रिश्तेदारियां मर्द से हुआ करते हैं। साल में एक बार, एक महीने में मेहमान सन्यासी पति के कठोर अनुशासन में बिन बुलाए न जाने की चेतावनी का पालन करते हुए वह बुलावे के भ्रम में एक दूर के रईस रिश्तेदार के यहाँ उत्सव में जाने के लिए औकात से बढ़कर तैयारी करती है। लेकिन प्रतीक्षित समय तक बुलावे का न आना उसके उत्सुक आयाचित आत्मदान की हास्यास्पदता और अकेली स्त्री के अस्तित्व की अकिंचनता को रेखांकित करता है। शुरू करते हैं कहानी अकेली। सोमा बुआ बुढ़िया है, सोमा बुआ परित्यक्ता है, सोमा बुआ अकेली है। सोमा बुआ का जवान बेटा क्या जाता रहा, उनकी अपनी जवानी चली गई। पति को पुत्र वियोग का ऐसा सदमा लगा कि वे पत्नी घर बार तज कर तीर्थवासी हुए और परिवार में कोई ऐसा सदस्य था नहीं जो उनके एकाकीपन को दूर करता। पिछले 20 वर्षों से उनके जीवन की इस एक रास्ता में किसी प्रकार का कोई व्यवधान उपस्थित नहीं हुआ, कोई परिवर्तन नहीं आया। यूँ हर साल 1 महीने के लिए उनके पति उनके पास आकर रहते थे, पर कभी उन्होंने पति की प्रतीक्षा नहीं की, उनकी राह में आंखें नहीं बिछाई। जब तक पति रहते उनका मन और भी मुरझाया हुआ रहता, क्योंकि पति के स्नेहहीन व्यवहार का अंकुश उनके रोज़मर्रा के जीवन की अबाध गति से बहती स्वच्छंद धारा को कुंठित कर देता। उस समय उनका घूमना फिरना, मिलना जुलना बंद हो जाता है और सन्यासी जी महाराज से तो ये भी नहीं होता कि 2 मीठे बोल बोलकर सोमा बुआ को एक ऐसा संबल ही पकड़ा दें जिसका आसरा लेकर वह अपने वियोग के 11 महीने काट दें। इस स्थिति में बुआ को अपनी जिंदगी पास पड़ोसियों के भरोसे ही काटनी पड़ती थी। किसी के घर मुंडन हो, छठी हो, जनेऊ हो, शादी हो या गमी, बुआ पहुंच जाती और फिर छाती फाड़कर काम करती, मानो वे दूसरे के घर में नहीं अपने ही घर में काम कर रही हो। आजकल सोमा बुआ के पति आए हुए हैं। अभी अभी कुछ कहा सुनी हो चुकी है। बुआ आंगन में बैठी धूप खा रही है, पास रखी कटोरी से तेल लेकर हाथों में मल रही है और बड़बड़ा रही है। इस 1 महीने में अन्य अवयवों के शिथिल हो जाने के कारण उनकी जीभ ही सबसे अधिक सजीव और सक्रिय हो उठती है। तभी हाथ में एक फटी साड़ी और पापड़ लेकर ऊपर से राधा भाभी उतरी। क्या हो गया बुआ, क्यों बड़बड़ा रही हो? फिर सन्यासी जी महाराज ने कुछ कह दिया क्या? अरे मैं कहीं चली जाऊं सो भी इन्हें नहीं सुहा था। कल चौक वाले किशोरी लाल के बेटे का मुंडन था, सारी बिरादरी का न्योता था। मैं तो जानती थी कि ये पैसे का ही गुरूर है जो मुंडन पर भी सारी बिरादरी को न्योता है, पर काम उन नई नवेली बहुओं से संभलेगा नहीं, सो जल्दी ही चली गई। हुआ भी वही, और सरक कर बुआ ने राधा के हाथ से पापड़ लेकर सुखाने शुरू कर दिए। एक काम गत से नहीं हो रहा था। अब घर में कोई बड़ा बूढ़ा हो तो बतावे, या कभी किया हो तो जाने। गीत वाली औरतें मुंडन पर बन्ना बन्नी गा रही थी। मेरा तो हंसते हंसते पेट फूल गया और उसकी याद में से ही कुछ देर पहले का दुख और आक्रोश धुल गया। अपने सहज स्वाभाविक रूप में वे कहने लगी, भट्टी पर देखा तो अजब तमाशा, समोसे कच्चे ही उतार दिए और इतना बना दिए कि 2 बार खिला दो, और गुलाब जामुन इतने कम कि एक पंगत में भी पूरे ना पड़े। उसी समय खोया मंगवा कर नए गुलाब जामुन बनाए।
दोनों बहुएं और किशोरी लाल तो बेचारे इतना जस मान रहे थे कि क्या बताऊं। कहने लगे, अम्मा तुम न होती तो आज भद उड़ जाती। अम्मा तुमने लाज रख ली। मैंने तो कह दिया कि अरे अपने ही काम नहीं आवेंगे तो कोई बाहर से तो आवेगा नहीं। ये तो आजकल इनका रोटी पानी का काम रहता है, नहीं तो मैं तो सवेरे से ही चली जाती। तो सन्यासी महाराज क्यों बिगड़ गए पड़े? उन्हें तुम्हारा आना जाना अच्छा नहीं लगता बुआ? यूँ तो मैं कहीं जाऊँ आऊँ सो ही इन्हें नहीं सुहाता। और फिर कल किशोरी के यहाँ से बुलावा नहीं आया। अरे मैं तो कहूँ कि घर वालों को कैसा बुलावा? वे लोग तो मुझे अपनी माँ से कम नहीं समझते। नहीं तो कौन भला यूँ भट्टी और भंडार घर सौंप दे। पर उन्हें अब कौन समझावे। कहने लगे, तू ज़बरदस्ती दूसरों के घर में टांग अड़ाती फिरती है। और एकाएक उन्हें उस क्रोध भरी वाणी और कटु वचनों का स्मरण हो आया जिनकी बौछार कुछ देर पहले ही उन पर होकर गुजर चुकी थी। याद आते ही फिर उनके आंसू बह निकले। अरे रोती क्यों हो बुआ? कहना सुनना तो चलता ही रहता है। सन्यासी जी महाराज 1 महीने को तो आकर रहते हैं, सुन लिया करो। और क्या, सुनने को तो सुनती ही हूँ, पर मन तो दुखता ही है कि 1 महीने को आते हैं तो भी कभी मीठे बोल नहीं बोलते। मेरा आना जाना इन्हें सुहाता नहीं। सो तू ही बता राधा, ये तो साल में 11 महीने हरिद्वार रहते हैं। इन्हें तो नाते रिश्तेदारों से कुछ लेना देना नहीं, पर मुझे तो सबसे निभाना पड़ता है। मैं भी सबसे तोड़ ताड़ करके बैठ जाऊं तो कैसे चले? मैं तो इनसे कहती हूँ कि जब पल्ला पकड़ा है तो अंत समय में भी साथ ही रखो। सो तो इनसे होता नहीं। सारा धर्म कर्म ये ही लूटेंगे, सारा जस ये ही बटोरेंगे, और मैं अकेली पड़ी पड़ी यहाँ इनके नाम को रोया करूँ। उस पर ये कहीं आऊँ जाऊँ वह भी इनसे बर्दाश्त नहीं होता। और बुआ फूट फूट कर रो पड़ी। राधा ने आश्वासन देते हुए कहा, रो नहीं बुआ। अरे वे तो इसलिए नाराज हुए कि बिना बुलाए तुम चली गई। बेचारे इतने हंगामे में बुलाना भूल गए तो मैं भी मान करके बैठ जाती। फिर घर वालों को कैसा बुलाना? मैं तो अपनेपन की बात जानती हूँ, और कोई प्रेम नहीं रखे तो 10 बुलावे पर भी नहीं जाऊँ, और प्रेम रखे तो बिना बुलाए ही सिर के बल चली जाऊँ। मेरा अपना हरकू होता और उसके घर काम होता तो क्या मैं बुलावे के भरोसे बैठी रहती? मेरे लिए जैसा हरकू वैसा किशोरी लाल। आज हरकू नहीं है, इसी से दूसरों को देखकर मन भरमाती रहती हूँ। और वे हिचकियाँ लेने लगी। पापड़ों को फैलाकर स्वर को भरसक कोमल बनाकर राधा ने कहा, तुम भी बुआ बात को कहाँ से कहाँ ले गई। अब चुप भी हो जाओ। अच्छा देखो, तुम्हारे लिए एक पापड़ भून कर लाती हूँ, खाकर बताना कैसा है। और वह पापड़ लेकर ऊपर चढ़ गई। कोई सप्ताह भर बाद बुआ बड़े प्रसन्न मन से आई और सन्यासी जी से बोली, सुनते हो, देवर जी के ससुराल वालों की किसी लड़की का संबंध भागीरथ जी के यहाँ हुआ है। वे सब लोग यहीं आकर ब्याह कर रहे हैं। देवर जी के बाद तो उन लोगों से कोई संबंध ही नहीं रहा। फिर भी तो संबंधी है ही। वे तो तुमको भी बुलाए बिना नहीं मानेंगे। समधी को आखिर कैसे छोड़ सकते हैं? और बुआ पुलकित होकर हंस पड़ी। सन्यासी जी की मौन उपेक्षा से उनके मन को ठेस तो पहुंची, फिर भी वे प्रसन्न थी। इधर उधर जाकर वे इस विवाह की प्रगति की खबरें लाती। आखिर एक दिन वे ये भी सुन आई कि उनके समधी यहाँ आ गए हैं और ज़ोर शोर से तैयारियां हो रही है। सारी बिरादरी को दावत दी जाएगी, खूब रौनक होने वाली है। दोनों ही पैसे वाले ठहरे। क्या जाने हमारे घर को बुलावा भी आएगा या नहीं। देवर जी को मरे 25 बरस हो गए, उसके बाद से कोई संबंध ही नहीं रखा। रखे भी कौन? ये काम तो मर्दों का होता है। मैं तो मर्द वाली होकर भी बेमर्द की हूँ। और एक ठंडी सांस उनके दिल में से निकल गई। अरे वाह बुआ, तुम्हारा नाम कैसे नहीं होगा? तुम तो समधिन ठहरी। देवर चाहे न रहे पर कोई रिश्ता थोड़ी टूट जाता है। दाल पीसती हुई घर की बड़ी बहू बोली। है बुआ, नाम है। मैं तो सारी लिस्ट देख कर आई हूँ। विधवा नंद बोली। बैठे बैठे ही तो कदम आगे सरक कर बुआ ने बड़े उत्साह से पूछा,
तू अपनी आंखों से देख कर आई है नाम, नाम तो होना ही चाहिए। पर मैंने सोचा कि क्या जाने आजकल के फैशन में पुराने संबंधियों को बुलावा हो न हो, और बुआ बिना 2 पल भी रुके वहाँ से चली पड़ी। अपने घर जाकर सीधे राधा भाभी के कमरे में चढ़ी। क्यों री राधा, तू तो जानती है कि नई फैशन में लड़की की शादी में क्या दिया जावे हैं। समधियों का मामला ठहरा, सो भी पैसे वाले। खाली हाथ जाऊंगी तो अच्छा नहीं लगेगा। मैं तो पुराने ज़माने की ठहरी, तू ही बता दे क्या दूं। अब कुछ बताने का समय तो रहा नहीं, 2 दिन बाकी है, सो कुछ बना बनाया ही खरीद लाना। क्या देना चाहती हो अम्मा? जेवर, कपड़ा, श्रृंगारदान या कोई और चांदी की चीज़? मैं तो कुछ नहीं समझूरी, जो कुछ पास है तुझे लाकर दे देती हूँ। जो तू ठीक समझे ले आना, बस भद नहीं उड़नी चाहिए। अच्छा देखूं पहले की रुपए कितने हैं। और वे डगमगाते कदमों से नीचे आई। 2-3 कपड़ों की गठरियाँ हटाकर एक छोटा सा बक्सा निकाला, उसका ताला खोला, इधर उधर करके एक छोटी सी डिबिया निकाली, बड़े जतन से उसे खोला। उसमें 7 रुपये की कुछ रेजगारी पड़ी थी और एक अंगूठी। बुआ का अनुमान था कि रुपए कुछ ज़्यादा होंगे, पर जब 7 ही रुपये निकले तो सोच में पड़ गई। रईस समधियों के घर में इतने से रुपयों से बिंदी भी नहीं लगेगी। उनकी नज़र अंगूठी पर गई। ये उनके मृत पुत्र की एकमात्र निशानी उनके पास रह गई थी। बड़े बड़े आर्थिक संकटों के समय भी वे उस अंगूठी का मोह नहीं छोड़ सकी थी। आज भी एक बार उसे उठाते समय उनका दिल धड़क गया। फिर भी उन्होंने 5 रुपये और वह अंगूठी आंचल से बांध ली, बक्स को बंद किया और फिर ऊपर को चली। पर इस बार उनके मन का उत्साह कुछ ठंडा पड़ गया था और पैरों की गति शिथिल। राधा के पास जाकर बोली, रुपए तो नहीं निकले बहू, आए भी कहाँ से? मेरे कौन कमाने वाला बैठा है? उस कोठरी का किराया आता है, उससे 2 समय की रोटी निकल आती है जैसे तैसे। और वो रो पड़ी। राधा ने कहा, क्या करूं बुआ, आजकल मेरा भी हाथ तंग है, नहीं तो मैं ही दे देती। अरे पर तुम देने के चक्कर में पड़ती ही क्यों? आजकल तो लेने देने का रिवाज ही उठ गया है। नहीं रे राधा, समधियों का मामला ठहरा, 25 वर्ष हो गए तो भी वे नहीं भूले, और खाली हाथ जाऊं? नहीं नहीं, इससे तो न जाऊं सो ही अच्छा। तो जाओ ही मत, चलो छुट्टी हुई। इतने लोगों में किसे पता चलेगा कि आई है या नहीं? राधा ने सारी समस्या का सीधा सा हल बताते हुए कहा। बड़ा बुरा मानेंगे, सारे शहर में लोग जाएंगे और मैं समदिन होकर नहीं जाऊंगी तो यही समझेंगे कि देवर जी मरे तो संबंध भी तोड़ लिया। नहीं नहीं, तू ये अंगूठी बेच ही दे। और उन्होंने आंचल की गांठ खोलकर एक पुराने ज़माने की अंगूठी राधा के हाथ पर रख दी। फिर बड़ी मिन्नत भरे स्वर में बोली, तू तो बाजार जाती है राधा, इसे बेच देना और जो कुछ ठीक समझे खरीद लेना, बस शोभा रह जावे इतना ख्याल रखना। गली में बुआ ने चूड़ी वाले की आवाज़ सुनी तो एकाएक ही उनकी नज़र अपने हाथ की बद्धी मटमेली चूड़ियों पर जाकर टिक गई। वह कल समधियों के यहाँ जाना है, जेवर नहीं है तो कम से कम कांच की चूड़ी तो अच्छी पहन ले। पर एक अव्यक्त लाज ने उनके कदमों को रोक दिया, कोई देख लेगा तो। लेकिन दूसरे एक क्षण अपनी इस कमजोरी पर विजय पाती सी वे पीछे के दरवाजे पर पहुंच गई और 1 रुपया कलदार खर्च करके लाल हरी चूड़ियों के बंद पहन लिए। पर सारे दिन हाथों को साड़ी के आंचल में से ढके ढके फिरी। शाम को राधा भाभी ने बुआ को चांदी की एक सिंदूरदानी, एक साड़ी और एक ब्लाउज का कपड़ा लाकर दे दिया। सब कुछ देख पाकर बुआ बड़ी प्रसन्न हुई और ये सोच सोच कर कि जब वे ये सब देंगी तो उनकी समधिन पुरानी बातों की दुहाई दे देकर उनकी मिलनसारिता की कितनी प्रशंसा करेगी। उनका मन पुलकित होने लगा। अंगूठी बेचने का गम भी जाता रहा। पास वाले बनिए के यहाँ से एक आने का पीला रंग लाकर रात में उन्होंने साड़ी रंगी। शादी में सफ़ेद साड़ी पहनकर जाना क्या अच्छा लगेगा? रात में सोई तो मन कल की ओर दौड़ रहा था। दूसरे दिन 9 बजते बजते खाने का काम समाप्त कर डाला। अपनी रंगी हुई साड़ी देखी तो कुछ जची नहीं। फिर ऊपर राधा के पास पहुंची। क्यों राधा, तू तो रंगी साड़ी पहनती है
तो बड़ी आब रहती है, चमक रहती है, इसमें तो चमक आई ही नहीं। तुमने कलफ जो नहीं लगाया अम्मा, थोड़ा सा मांड दे देती तो अच्छा रहता। अभी दे लो, ठीक हो जाएगी। बुलावा कब का है? अरे नए फैशन वालों की मत पूछो, इन मौक़ों पर बुलावा आता है। 5 बजे का मुहूर्त है, दिन में कभी भी आ जाएगा। राधा भाभी मन ही मन मुस्कुरा उठी। बुआ ने साड़ी में मांड लगाकर सुखा दिया, फिर एक नई थाली निकाली। अपनी जवानी के दिनों में बिना हुआ क्रोशिया का एक छोटा सा मेजपोश निकाला। थाली में साड़ी, सिंदूरदानी, एक नारियल और थोड़े से बताशे सजाए। फिर जाकर राधा को दिखाया। सन्यासी महाराज सवेरे से इस आयोजन को देख रहे थे। उन्होंने कल से लेकर आज तक कोई 25 बार चेतावनी दे दी थी कि यदि कोई बुलाने ना आए तो चली मत जाना, नहीं तो ठीक नहीं होगा। हर बार बुआ ने बड़े ही विश्वास के साथ कहा, मुझे क्या बावली समझ रखा है जो बिना बुलावे चली जाऊंगी? अरे वह पड़ोस वालों की नंदा अपनी आंखों से बुलावे की लिस्ट में नाम देख कर आई है, और बुलावेंगे क्यों नहीं? शहर वालों को बुलावेंगे और समधियों को नहीं बुलावेंगे क्या? 3 बजे के करीब बुआ को अपने भाव से छत पर इधर उधर घूमते देख राधा भाभी ने आवाज़ लगाई, गई नहीं बुआ? एकाएक चौंकते हुए बुआ ने पूछा, कितने बज गए राधा? क्या कहा? 3? सर्दी में तो दिन का पता ही नहीं लगता है। बजे 3 ही हैं और धूप सारी छत पर से ऐसे सिमट गई मानो शाम हो गई हो। फिर एकाएक जैसे ख्याल आया कि ये तो भाभी के प्रश्न का उत्तर नहीं हुआ, तो जरा ठंडे स्वर में बोली, मुहूर्त तो 5 बजे का है, जाऊंगी तो 4 तक जाऊंगी, अभी तो 3 ही बजे हैं। बड़ी सावधानी से उन्होंने स्वर में लापरवाही का पुट दिया। बुआ छत पर से गली में नज़र फैलाए खड़ी थी। उनके पीछे ही रस्सी पर धोती फैली हुई थी जिसमें कलफ लगा था और अबरक छिड़का हुआ था। अबरक के बिखरे हुए कण रह रहकर धूप में चमक जाते थे, ठीक वैसे ही जैसे किसी को भी गली में घूमता देख बुआ का चेहरा चमक उठता था। 7 बजे के धुंधलके में राधा ने ऊपर से देखा तो छत की दीवार से सटी गली की ओर मुंह किए एक छाया मूर्ति दिखाई दी। उसका मन भराया। बिना कुछ पूछे इतना ही कहा, बुआ सर्दी में खड़ी खड़ी यहाँ क्या कर रही हो? आज खाना नहीं बनेगा क्या? 7 तो बज गए। जैसे एकाएक नींद में से जागते हुए बुआ ने पूछा, क्या कहा? 7 बज गए। फिर जैसे अपने ही से बोलते हुए पूछा, पर 7 कैसे बज सकते हैं? मुहूर्त तो 5 बजे का था। और फिर एकाएक ही सारी स्थिति को समझते हुए स्वर को भरसक संयत बनाकर बोली, अरे खाने का क्या है, अभी बना लूँगी। 2 जनों का तो खाना है, क्या खाना और क्या पकाना। फिर उन्होंने सूखी साड़ी को उतारा, नीचे जाकर अच्छी तरह उसकी तह की और धीरे धीरे हाथों से चूड़ियाँ खोली। थाली में सजाया हुआ सारा सामान उठाया और सारी चीज़ें बड़े जतन से अपने एकमात्र संदूक में रख दी और फिर बड़े ही बुझे हुए दिल से अंगीठी जलाने बैठ गई। ये थी मन्नू भंडारी की श्रेष्ठ कहानी अकेली। अगर आपको अच्छी लगी है तो हमारे चैनल को लाइक, शेयर, कमेंट और सब्सक्राइब करना न भूलें। और मिलते हैं कल किसी नई कहानी के साथ। तब तक के लिए ऑल द बेस्ट। थैंक्स फॉर वॉचिंग।